आइए, गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आपको ये देख करके आज की थंबनेल आपको ये आइडिया लग गया होगा कि आज का जो आपका टॉपिक होने वाला है वो शुरू हो रहा है ट्रांसफॉर्मेशन। और ट्रांसफॉर्मेशन में भी पहला और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका आज पढ़ाने जा रहा हूँ, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। आपने कक्षा 9 से 9, 10, 11, 12 चारों में ये टॉपिक पढ़ा होगा और मेरे ख्याल से आपको ये टॉपिक आता भी होगा। बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आपको इस टॉपिक में नहीं आती होंगी, बट यू हैव टू लर्न वेरी केयरफुली कि कैसे क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं इस टॉपिक में। इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे हैं और कैसे आपको उन्हें सॉल्व करना है, ये दोनों चीज़ें जब आप जानेंगे तब आप आसानी से अपने टॉपिक को हल कर पाएंगे और आसानी से आपके क्वेश्चन हल हो पाएंगे। आइए देख लेते हैं कि क्या क्या आपको वॉइस अगर क्लियर करना है इंटरमीडिएट के लेवल पे तो आपको वॉइस में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और कैसे कैसे आप इसे कंप्लीट हल कर पाएंगे। आइए पढ़ते हैं, एक एक टॉपिक और सीख लेते हैं अपना एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ताकि आपकी परीक्षा में आपसे इस टॉपिक के कोई क्वेश्चन अगर पूछे जाएं इन फ्यूचर। मैंने तो अभी आपको 2024 से शुरू करके 2014 तक के सभी प्रश्न यहाँ करवाए हुए हैं, बट कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इम्पॉर्टेंट पढ़ करके ही परीक्षा दीजिए। आपके सिलेबस में जितने टॉपिक को शामिल किया है यूपी बोर्ड ने वो सारे टॉपिक आप क्लियरली पढ़ेंगे तब आपको बेहतर नंबर मिलेंगे। सभी टॉपिक पर अगर आपकी कमांड होगी तब आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। आइए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या कहानी है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज। अच्छा, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है बदलना। ट्रांसफॉर्म करना मतलब बदलना, और बदलना ऐसे बदलना कि सेंटेंस के अर्थ में परिवर्तन ना हो, अर्थ में परिवर्तन ना हो। हाँ, अर्थ में इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, केवल स्ट्रक्चर बदल जाता है। स्ट्रक्चर आपको बदलना है। आप अगर ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो यू हैव टू लर्न ओनली 2 टॉपिक विच इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर इंटरमीडिएट। एक आप पढ़ लीजिए एक्टिव एंड पैसिव और दूसरा पढ़ लीजिए डिग्री ऑफ कंपैरिजन। इफ़ यू लर्न दीज 2 टॉपिक वेरी केयरफुली यू कैन सॉल्व योर क्वेश्चन, क्योंकि आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैंने जहाँ तक देखे 2024 से लेकर के 14 तक के क्वेश्चन को हल करते समय और कराते समय कि आपकी परीक्षा में केवल ये 2 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं और बहुत बार बार पूछे जाते हैं। तो आपको 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन इन दोनों टॉपिक से ज़रूर मिल जाता है, जहाँ तक ऐसा देखा गया है। आइए कोशिश करते हैं आपको आज समझाने की। आज का आपका टॉपिक जो आपका होने वाला है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, जिसको आप वॉइस के नाम से भी जानते होंगे। आपने पढ़ा भी होगा, आपको आता भी होगा, लेकिन बस खाली आपको सीख लेना है, समझ लेना है कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं और क्या क्या आपको करना है। यहाँ अगर आप बात करें आपके असर्टिव सेंटेंस की, असर्टिव सेंटेंस आप जानते हैं, कल भी मैंने बताया कि असर्टिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों को शामिल किया जाता है, यानी अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों के कंबाइंड रूप को कहते हैं। यानी इसमें अफर्मेटिव के भी क्वेश्चन आ सकते हैं और नेगेटिव के भी क्वेश्चन आएंगे, यानी दोनों के सम्मिलित क्वेश्चन पूछे जाते हैं असर्टिव में। और असर्टिव को हल करते समय, और अगर आप पैसिव पढ़ रहे हैं तो पैसिव को हल करते समय आपको कुछ सामान्य नियमों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। आइए देखते हैं क्या क्या सामान्य नियम आपके आते हैं पैसिव बनाते समय। देखिएगा, पैसिव बनाते समय हमेशा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना है और ऑब्जेक्ट को ले आना है सब्जेक्ट के स्थान पर। मेरे भैया, अगर आप ये भी ना समझ पाइएगा कि सब्जेक्ट क्या है तो आप करिएगा वर्ब में यहाँ वर्ब में
वर्ब में कौन लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलेगा वो आपका सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट यहाँ देखो, वर्ब में क्या अथवा किसे, क्या या किसे लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलेगा वो आपका ऑब्जेक्ट होता है। मेरे भैया, आप अगर ये भी ना क्लियर कर पाइए कि सब्जेक्ट कहाँ दिया गया है किसी सेंटेंस में, ऑब्जेक्ट कहाँ दिया है, तो आप जो है पहले अगर सब्जेक्ट का पता लगाना है तो वर्ब का पता लगाइएगा, और वर्ब का भी अगर पता नहीं लगा पाते हैं तो वर्ब का पता लगाने के लिए आप जानिए कि हिंदी मीनिंग निकालने के बाद जिसके अंत में ना आ जाए, आना जाना उठना बैठना खाना पीना रोना धोना नहाना जागना मरना जीना सोना दौड़ना कूदना खेलना, जितने भी शब्द है जिसके अंत में ना आता है, दैट्स ऑल आर वर्ब। तो वर्ब में आप कौन लगाकर प्रश्न करेंगे तो आपका सब्जेक्ट मिल जाएगा, और अगर क्या अथवा किसे लगाकर प्रश्न करेंगे तो आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं किसी सेंटेंस का पैसिव बनाने के लिए। एक तो सब्जेक्ट होना चाहिए किसी सेंटेंस में, एक तो ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और तीसरी चीज़ क्या होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए। इन तीनों का होना बहुत ज़रूरी है किसी सेंटेंस में। आइए, पहला नियम क्या कह रहा है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे। अच्छा भैया, ये भी आपने जान लिया कि सब्जेक्ट का पता कैसे लगाएंगे, ऑब्जेक्ट का पता कैसे लगाएंगे, और किसको आपको ऑब्जेक्ट बनाना है किसको सब्जेक्ट बनाना है, ये आपको क्लियर हो जाएगा। दूसरी बात, आपको यहाँ ऑब्जेक्ट जहाँ आएगा, ऑब्जेक्ट से पहले अक्सर बाई का यूज करेंगे, और तीसरी बात, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है पैसिव में। अच्छा, इन तीन बातों का एकदम क्लियरली आप ध्यान रखिएगा कि हमेशा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। जो सब्जेक्ट आप ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखेंगे, वी यूज बाई बिफोर इट, इसके पहले बाई का यूज करना है, और हमेशा आपको पैसिव में क्या लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। ये तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, यहाँ अगर बात करें, मैंने नोट में लिख दिया है, पैसिव जो होता है वो केवल 8 टेंस का बनता है। 8 टेंस का पैसिव बनता है, और किसका नहीं बनता है, अगर किसी सेंटेंस के अंत में परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जुड़ा हुआ है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आपका 3 टेंस में जुड़ा होता है, ये भी आपको पता होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसका और इसके अलावा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का, यानी 4 का आपका पैसिव नहीं बनता है। अदरवाइज बाकी जितने टेंस हैं सबका पैसिव बनता है, यानी 8 टेंस का पैसिव बनता है, 4 का नहीं बनता है। इतना आपने जान लिया सामान्य नियमों में। क्या क्या चीज़ें जान लिया कि अगर आपको एक्टिव से पैसिव बनाना है तो आप क्या करिएगा, सबसे पहले आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दीजिएगा, ऑब्जेक्ट को ले आइएगा सब्जेक्ट के स्थान पर, और ऑब्जेक्ट से पहले, यानी कि जो सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट के स्थान पर जाएगा उससे पहले आप लगाइएगा बाई, और इसके अलावा आप हमेशा यूज कीजिएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म का। इतनी बात अगर आप समझ जाते हैं तो आइए देखते हैं कैसे कैसे हम बनाते हैं इसको। यहाँ देखिएगा भैया, ये 8 टेंस आपके लिखे हुए हैं जिनका पैसिव बनता है। आइए देख लेते हैं किसका किसका पैसिव बनता है और कैसे बनता है। यहाँ मैंने आपको क्लियरली इसलिए लिख दिया हुआ है कि मैंने आप द स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे हमारे हैं जिनको ये भी नहीं पता होता है कि टेंस कैसे हल करते हैं। तो टेंस जिसको नहीं पता है भैया, उसकी सहायता करने के लिए, उसके आसानी के लिए मैंने आपको इस तरह से लिख दिया है ताकि आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन कम आए, आप आसानी से ये जान पाएँ कि टेंस में भी कैसे पहचानते हैं हम और कैसे आपको हल करना है। आइए देख लेते हैं। यहाँ आपका पहला जो टेंस कह रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में देखिए किसका किसका बनता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, पास्ट इंडेफिनिट का और फ्यूचर इंडेफिनिट का। पहले आप तीनों इंडेफिनिट को समझ लीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। कब आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप जानते हैं कि यहाँ पर यस या यस दिया रहेगा, या आपका मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस या डू या डज दिया रहेगा, तब आप पहचान जाइएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट है।
पास्ट इंडेफिनिट में या तो सेकेंड फॉर्म दिया रहेगा या तो डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म दिया रहेगा, तो पहचान जाइएगा पास्ट इंडेफिनिट। और शैल विल के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगा तो जान जाइएगा कि ये है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट। अच्छा, यहाँ देखिएगा पैसिव में क्या करना है, केवल आप हेल्पिंग वर्ब अगर पैसिव में याद कर ले जाएं कि कौन से हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाएगा पैसिव में, तो मेरे ख्याल से आप आसानी से सीख पाएंगे, आसानी से कर पाएंगे, आसानी से क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। आइए देख लेते हैं कैसे आपको क्या करना है हेल्पिंग वर्ब याद करने के लिए। ये जो आपके इंडेफिनिट होते हैं इसको मैंने इस तरह से लिखा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। इसका लिखने का भी मेरा टारगेट ये है कि अगर आपको टेंस आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, इन तीनों में पैसिव में क्या करना है, आपको अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगानी है। यहाँ अगर आप देख पाए तो यहाँ इन तीनों में मैं लिख दे रहा हूँ क्या करना है, अगले टेंस की, अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाना है, अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाना है। भैया मेरे यहाँ पर देखिए, अभी अभी मैंने आपको समझाया, अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया, अभी अभी मैंने आपको ये बताया कि क्या करना है कि पैसिव बनाते समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देता है और उसके बाद क्या करना है, देखो अगर उसी टेंस के अगले टेंस की, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट आप पढ़ रहे हैं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब उसमें लगेगी, किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव बनाते समय, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट में पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब और फ्यूचर इंडेफिनिट में फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, यहाँ देख लीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज एम आर लगता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में वाज वेयर लगता है, और नहीं, पास्ट इंडेफिनिट में वाज वेयर लगेगा, और फ्यूचर इंडेफिनिट के पैसिव में शैल बी विल बी लग जाएगा। यानी आप अगर ठीक से पढ़ें तो आप ये देखेंगे कि सभी इंडेफिनिट में कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी। अगर आप टेंस याद कर पाएँ तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव में आपका यस या यस या डू या डज रहेगा। आप क्या करिएगा, उसके हेल्पिंग वर्ब को हटा करके इज एम आर लिख दीजिएगा। अगर आपका पास्ट इंडेफिनिट आता है यानी सेकेंड फॉर्म आता है या डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आता है तो उसको आप वाज वेयर के साथ थर्ड फॉर्म हमेशा लगाते हैं, थर्ड फॉर्म लगा देंगे। ऐसे फ्यूचर इंडेफिनिट में फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, शैल बी, विल बी। और देखिए हमेशा वही काम करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, थर्ड फॉर्म लगाना है, इसके बाद बाई लगाना है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। बस ये तीन बातों का आप ध्यान रख लीजिए। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लीजिए, हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज़ कर लीजिए, बाई लगा दीजिए ऑब्जेक्ट से पहले। बाकी आप हेल्पिंग वर्ब याद कर लीजिए तो आपको पैसिव बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट में आपने देख लिया कि हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना है, अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगानी है। सेम चीज़ आप अगर पढ़ेंगे नीचे परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव के साथ थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ थर्ड फॉर्म और फ्यूचर परफेक्ट में होता है शैल हैव, विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म। मेरे भैया जब ये आएगा तब आप क्या करिएगा, जितने परफेक्ट हैं सब में अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब यानी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। देखो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की अगर हम बात करें तो आप जानते हैं कि हैज बीन, हैव बीन के साथ है आईएनजी फॉर्म आता है, लेकिन पैसिव में तो हमेशा थर्ड फॉर्म आता है तो थर्ड फॉर्म ही आएगा। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैड बीन के साथ थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, जबकि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में शैल हैव बीन, विल हैव बीन। भैया मेरे 6 टेंस में तो सीधा सीधे अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लग जाती है, यानी सभी इंडेफिनिट और सभी परफेक्ट में पैसिव बनाते समय अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी। बाकी सामान्य नियम अगर आपको पता है तो आप आसानी से सीख पाएंगे। सामान्य नियम में क्या करना है आपको,
ऑब्जेक्ट को सबसे पहले सब्जेक्ट बना देना है और उसी ऑब्जेक्ट को जिसको सब्जेक्ट बनाया है उसी के अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कर देना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है और उसके बाद बाई लगा करके सब्जेक्ट को बना देना है ऑब्जेक्ट। अच्छा, अगर हम बात करें यहाँ कॉन्टिन्यूअस की, तो कॉन्टिन्यूअस में आपको देखना है कि वही हेल्पिंग वर्ब लगाना है और उसी हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग जोड़ देना है, BEING। देखो EJMR के साथ बीइंग लगा देंगे, यहाँ पर वाज वेयर के साथ बीइंग लगा देंगे। एक बार फिर से समझिएगा मेरे बच्चों, अगर आपको किसी भी असर्टिव सेंटेंस का पैसिव बनाना होगा तब आप क्या करिएगा, हेल्पिंग वर्ब यूज करिएगा। जितने भी इंडिफिनिट हैं सब में अगले टेंस की, अगले टेंस का मतलब कॉन्टिन्यूअस की इंडिफिनिट में यूज़ करिएगा। परफेक्ट में आप यूज़ करिएगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। 6 टेंस में तो अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाइएगा, बट यू हैव टू यूज इन द कॉन्टिन्यूअस सेम टेंस के साथ आपको बीइंग लगाना है। बाकी आपको काम क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है, ऑब्जेक्ट से पहले बाई लगा देना है, किसमें, पैसिव में। आइए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं असर्टिव से रिलेटेड। यहाँ देखिएगा मैंने लिख दिया कि सभी इंडिफिनिट और परफेक्ट टेंस में अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब, अभी बताया सभी इंडिफिनिट और परफेक्ट में अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब, जबकि कॉन्टिन्यूअस में उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग का यूज कर देना है। ठीक भैया, क्या क्या करना है फिर से याद कर लीजिए। जितने भी इंडिफिनिट होंगे, अगर आप टेंस पहचान पाते हैं तो जितने भी इंडिफिनिट होंगे सब में क्या करना है, अगले टेंस का यानी कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लगा देना है। जितने भी परफेक्ट होंगे सब में अगले टेंस का यानी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लगा देना है, जबकि जितने भी कॉन्टिन्यूअस होंगे उसमें उसी हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग जोड़ देना है। बस इतना ध्यान रखना। यहाँ देखो क्या क्या कर देना है, सबसे पहले लिखना है पैसिव सब्जेक्ट। पैसिव सब्जेक्ट का मतलब जो ऑब्जेक्ट के स्थान से सब्जेक्ट उठ करके आया है वो। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, मैंने बता दिया कैसे कैसे पहचानेंगे हेल्पिंग वर्ब। वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगाना है, थर्ड फॉर्म के साथ बाई लगा देना है और ऑब्जेक्ट लगा देना है। देखिए क्वेश्चन कौन कौन से पूछे गए हैं पिछले सालों में, आइए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके 2024 में पूछा गया, सी इज राइटिंग ए लेटर टू हर फादर। वो अपने पापा को पत्र लिख रही है। सी इज राइटिंग ए लेटर टू हर फादर। यहाँ भैया देखो EJMR के साथ ING फॉर्म, टेंस आपका EJMR किस में आता है, कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में EJMR के साथ ING फॉर्म आता है। और अभी अभी मैंने आपको बताया भैया कि जितने भी यहाँ देखो EJMR के साथ ING फॉर्म प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और जब भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आएगा तो आप पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लीजिएगा, EJMR लगाइएगा, इसके बाद बीइंग लगा दीजिएगा। आइए क्या करना है आपको, देखो ऑब्जेक्ट क्या है, ए लेटर टू हर फादर। क्या लिख रही है, ए लेटर टू हर फादर, अपने पिता को पत्र लिख रही है। आप उठा लाएंगे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर, ए लेटर टू हर फादर, अपने पिता को पत्र। अब सिंगुलर है ए लेटर, इसलिए हम इसके साथ क्या लगा देंगे, इज लगाएंगे, वाज नहीं। ये वाज लगता है आपका, EJMR को वाज वेयर में बदलते हैं नरेशन में। यहाँ पर आपको सेम टेंस की हेल्पिंग वर्ब लिखना है और सेम टेंस आपका होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में EJMR, और एक वचन के साथ आप इज का यूज करेंगे और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दिया रिटन, और रिटन के साथ बाई लगाया और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया। सब्जेक्ट के स्थान पर सी था, तो आप जानते हैं कि सी का ऑब्जेक्टिव केस होता हर, इसलिए यहाँ पर हमने यूज कर दिया हर का। क्वेश्चन कब पूछा गया, 2024 में पूछा गया, कर ले जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन अगर आप देखें, सी डिड नॉट हेल्प द पुअर मैन। मेरे भैया डिड नॉट आ गया, और डिड नॉट आप देखते हैं डिड किस में आता है, पास्ट इंडिफिनिट में आता है। और अगर डिड का यूज पास्ट इंडिफिनिट में किया जाता है भैया, डिड का यूज अगर पास्ट इंडिफिनिट में किया जाता है तो आप जानते हैं कि पास्ट इंडिफिनिट में अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब यानी कि EJMR के साथ ING फॉर्म, वाज वेयर के साथ ING फॉर्म, या शैल बी विल बी के साथ ING फॉर्म का यूज होता है सभी इंडिफिनिट में। तो यहाँ देखेंगे डिड नॉट आया था, डिड नॉट
मतलब आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ऑब्जेक्ट है द पुअर मैन, ऑब्जेक्ट है द पुअर मैन, पहले ले आएंगे द पुअर मैन। चूंकि पुअर मैन एक है तो एक के साथ आप वाज का यूज कर देंगे, वाज लगा देंगे। क्यों? क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है। अगला टेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वाज वेयर आता है, लेकिन पैसिव में आप वाज वेयर के साथ, यहाँ नॉट आया है तो नॉट लगाएंगे, लेकिन थर्ड फॉर्म का ही यूज करते हैं पैसिव में हमेशा। बाई लिख करके फिर से सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे। सी है, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर लिख देंगे। ये कब पूछा गया? 2023 में। अच्छा, 23 में ही आपको 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं और दोनों क्या किए गए हैं? दोनों आपके पैसिव से एक्टिव बनाने हैं। मेरे भैया पैसिव से एक्टिव बनाना है तो क्या करिए, देखो, ही इज बीटन। मेरे भैया इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म, अभी मैंने आपको समझाया कि इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म किस टेंस के पैसिव में आता है? इज एम आर तो भैया आपका आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव में। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव जब बनाएंगे, एक्टिव जब बनाएंगे, तो पहले तो आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए। हिज मदर ऑब्जेक्ट है, आ गया सब्जेक्ट के स्थान पर। अब चूंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव में जानते हैं कि फर्स्ट फॉर्म या यस या ईएस फॉर्म। यहाँ हिज मदर चूंकि एक वचन है, एक वचन के साथ आप मेन वर्ब में यस या ईएस का यूज करते हैं। देखो बीटन है, बीटन का फर्स्ट फॉर्म बीट होता है, इसमें यस या ईएस लगा देंगे तो बीट्स हो जाएगा। इसके बाद देखो बाई हटा देते हैं एक्टिव में। इसके बाद बचा क्या? हिज मदर बीट। इसके बाद क्या बचेगा? ऑब्जेक्ट ले आएंगे हिम, बचा हुआ ईटीसी सेवरली, सेवरली उतार दिया। कर पाएंगे? फिर अगला क्वेश्चन देखो, दिया है ही वाज अपॉइंटेड। यहाँ देखो इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म दिया था, यहाँ वाज वेयर के साथ थर्ड फॉर्म। मेरे भैया वाज वेयर का यूज पैसिव में तब किया जाता है जब आपका सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में दिया रहता है। और पास्ट इंडेफिनिट में अगर सेंटेंस दिया होता है तो आप जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट में या तो आपका यहाँ देखिए सेकेंड फॉर्म आता है या डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आता है। चूंकि यहाँ पर आपका देखो वाज वेयर के साथ थर्ड फॉर्म, ही वाज अपॉइंटेड एज साइंस टीचर बाय द प्रिंसिपल। अब देखो ऑब्जेक्ट बाई के बाद लिखा होता है, ऑब्जेक्ट है बाय द प्रिंसिपल, बन जाएगा सब्जेक्ट तो हो जाएगा द प्रिंसिपल। इसके बाद देखो यहाँ चूंकि वाज वेयर आया है, वाज वेयर के साथ आपका थर्ड फॉर्म यानी कि एक्टिव बनेगा तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आप जानते हैं कि मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज किया जाता है, तो अपॉइंटेड आपका सेकेंड फॉर्म है, हेल्पिंग वर्ब हट जाएगा। अपॉइंटेड किसको? ऑब्जेक्ट को ले आएंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाएगा। और बाकी ईटीसी है एज ए साइंस टीचर उतार देंगे। ये भी 2023 का क्वेश्चन है भैया, 2023 में पूछा गया था। 2023 में 2 क्वेश्चन पूछे गए, दोनों आपको पैसिव से एक्टिव बनाने के लिए कहा। तीसरा क्वेश्चन 2020 में पूछा गया अगला कि ही वुड हैव रिटन ए लेटर। मेरे भैया जहां पर भी आपको वुड हैव है, ऐसा हैव करके आएगा तो हैव के बाद हमेशा बीन लगा देते हैं, इस बात को याद रखिएगा। यहाँ देखो वुड हैव बीन, हेल्पिंग वर्ब हो गया वुड हैव बीन। ऑब्जेक्ट हो गया क्या? ए लेटर टू हिज फादर, हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, ए लेटर टू हिज फादर। हेल्पिंग वर्ब लिख दिया वुड हैव बीन, थर्ड फॉर्म आपका रिटन। इसके बाद बाई लगाया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया। अब देखो अगला क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट परीक्षा में पूछा गया है 2020 में कि द चिल्ड्रेन संग द नेशनल एंथम। द चिल्ड्रेन संग द नेशनल एंथम वेरी चेयरफुली। बच्चों ने बड़े आनंद के साथ नेशनल एंथम माने राष्ट्रीय गान गाया। अब देखो नेशनल एंथम आपका ऑब्जेक्ट है, लिख दिया सब्जेक्ट के स्थान पर नेशनल एंथम।
संग दिया था सेकेंड फॉर्म यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आप जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब आप लगा देते हैं वाज या वेयर। अब चूंकि नेशनल एंथम आपका एक है, एक के साथ वाज लगा देंगे वाज। अब देखो संग आपका थर्ड फॉर्म भी है, संग लगा दिया, फिर बचा क्या, ETC लिख दिया, वेरी चीयरफुल्ली, चाहे बाद में लिखते चाहे यहाँ लिख दिया। इसके बाद बचा क्या, ऑब्जेक्ट है चिल्ड्रेन, उसके पहले आपने बाई का यूज कर देना है। कर पाएंगे, द नेशनल एंथम वाज संग वेरी चीयरफुल्ली बाय द चिल्ड्रेन। इसके बाद अगर आप देखें क्वेश्चन अगला 2019 में पूछा गया है, क्या, दे क्लोज शॉप एट 8 PM, वे एट 8 PM 8 बजे दुकान बंद कर देते हैं। यहाँ देखो, दे क्लोज वे बंद करते हैं, शॉप माने दुकान, एट 8 PM। अब चूंकि क्लोज आपका फर्स्ट फॉर्म है और फर्स्ट फॉर्म आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो ऑब्जेक्ट देखो है क्या, बंद कर देते हैं, दुकान, शॉप्स हो जाएगा। अब शॉप्स चूंकि प्लूरल है इसलिए हम इसके साथ आर का यूज कर देंगे। शॉप्स प्लूरल है, इसके साथ आर लगाएंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्लोज्ड, कब बंद होता, 8 बजे, किसके द्वारा, बाई लगा करके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे। सब्जेक्ट है दे और दे का ऑब्जेक्टिव केस होता है देम। शॉप्स आर क्लोज्ड एट 8 PM बाई देम। अब मेरे ख्याल से आप इसको कर पाएंगे आसानी से, अगर आपने ध्यान से पढ़ लिया तो असर्टिव सेंटेंस में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए आगे देखते हैं। आगे और क्वेश्चन पूछे गए हैं, द बॉयज वर रीडिंग नॉवेल्स। मेरे बच्चों, आप जानते हैं कि वाज वेयर का यूज कब होता है, वाज वेयर का यूज एक्टिव में तब होता है जब आपका टेंस दिया रहता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, और जितने भी कॉन्टिन्यूअस होते हैं जब हम उनका बनाते हैं पैसिव तो उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगा करके बीइंग लगा देते हैं। यहाँ देखो दिया है द बॉयज, प्लूरल है, वर लगा है, रीडिंग नॉवेल्स, ये भी प्लूरल है, नॉवेल्स, नॉवेल्स पहले आएगा सब्जेक्ट के स्थान पर। इसके साथ चूंकि प्लूरल है तो वही हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी वर, लेकिन इसके साथ बीइंग लगेगा। बीइंग के साथ देखो रीड का थर्ड फॉर्म रेड होता है, रीड बाई द बॉयज ऑब्जेक्ट बन जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, सी टीचेज मी। अब देखो भैया, ऑब्जेक्ट है मी, टीचेज SEIS फॉर्म और सी आपका सब्जेक्ट है। SEIS फॉर्म किस टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, ऑब्जेक्ट है मी, मी का सब्जेक्टिव केस आई हो जाएगा। अब चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगती है तो आई के साथ एम लग जाएगा, आई एम। टीच का थर्ड फॉर्म टाट होता है, टाट बाई सी का ऑब्जेक्टिव केस लिख देंगे हर। तो मेरे भैया अगला क्वेश्चन देखो, ही गेव मी ए रूपी। गेव, गिव का सेकेंड फॉर्म है गेव। अब सेकेंड फॉर्म आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, और पास्ट इंडेफिनिट जितने भी इंडेफिनिट सब में हेल्पिंग वर्ब लगेगी कॉन्टिन्यूअस की। अब देखो पहले ऑब्जेक्ट ए रूपी या मी, दोनों ऑब्जेक्ट है, ए रूपी पहले लिख दिया। इसके बाद आप ए रूपी माने 1 रुपया यानी एक वचन है, वाज लगा दिया। थर्ड फॉर्म गिवन, दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी जगह पर रख देंगे, मी, फिर बाई और हिम। इसको आप इसको भी लिख सकते थे आई, आई, चूंकि 2 ऑब्जेक्ट है पहले लिख सकते थे आई, हेल्पिंग वर्ब वही लगता, आई वाज गिवन, आई वाज गिवन ए रूपी, RUPEE, रूपी बाई, हाँ लिख देंगे हिम। ये भी सही है आपका। 2 तरह से आप बना सकते हैं। अगर 2 ऑब्जेक्ट दिया गया है, दोनों में से किसी एक को सब्जेक्ट बना सकते हैं, दूसरे वाले को अपनी जगह पे रहने दीजिएगा। अगर आप ये 10 क्वेश्चन समझ जाते हैं तो मेरे ख्याल से आपको असर्टिव में किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप असर्टिव सेंटेंस को आसानी से हल कर पाएंगे। एक बार पढ़ लीजिएगा, अगर असर्टिव में कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा। इसके अलावा अगर हम अगले सेंटेंस की बात करें, अगर हम आपका अगला सेंटेंस देखें तो
अगर आपको ये समझ में आ गया है कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी तो आपको अगले सेंटेंस में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। भैया एक्टिव पैसिव बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप देखेंगे कि 10 क्वेश्चन मिले हैं आपके 2024 से लेकर के 2014 तक आपको 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं केवल असर्टिव के। अगर हम यहाँ बात करें अपने इंट्रोगेटिव की तो आइए देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव आपको कई बार मैंने बताया कि इंट्रोगेटिव आपके 2 टाइप के होंगे। एक तो यहाँ टाइप फर्स्ट क्या है, जब हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस प्रारंभ होगा। 2 तरह के इंट्रोगेटिव होते हैं, एक में सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है जबकि दूसरे में सेंटेंस की शुरुआत WH से होती है। यहाँ देखिएगा, इफ योर सेंटेंस इज स्टार्ट फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब, तब आप क्या करिएगा, सबसे पहले आपको यूज करना है हेल्पिंग वर्ब। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले यूज करना है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब यूज करते समय इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि चूंकि आपके पैसिव में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया जाता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है, तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब का यूज हमेशा आप ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा उसके अकॉर्डिंग करिएगा। जैसे देख लीजिए, दिया है डिड यू नॉट राइट ए लेटर 2024 में। डिड यू नॉट राइट ए लेटर। अब भैया देखो, डिड से सेंटेंस शुरू होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, और आप पास्ट इंडेफिनिट का जब पैसिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं अगले टेंस की। यहाँ पर देखो, ऑब्जेक्ट आपका है ए लेटर, आएगा सब्जेक्ट के स्थान पर, लेकिन उससे पहले यूज करना आपको हेल्पिंग वर्ब का। यहाँ सोच लीजिएगा, ए लेटर आपका सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ क्या लग जाता है, वाज। पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव में सिंगुलर के साथ वाज लगाएंगे, वाज ऑब्जेक्ट को ले आएंगे ए लेटर, फिर नॉट दिया है तो नॉट को लिख लेंगे, थर्ड फॉर्म रिटन बाई, और यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू 2024 में। अगला क्वेश्चन देखोगे, डिड यू सी हिम यस्टरडे। भैया बहुत इंपॉर्टेंट आपका है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, डिड बहुत पूछता है। ये कह रहा है कि डिड यू सी हिम यस्टरडे। देखो, डिड आ गया हेल्पिंग वर्ब, यू आ गया आपका सब्जेक्ट, सी आपका है वर्ब, यह है ऑब्जेक्ट, बाकी ये बचा ETC, इसको बाद में लिख देना। क्या है, देखो पहले वाज किसके साथ, ही के साथ, वाज ही, चूंकि ये हिम आपका ऑब्जेक्टिव केस है, जब सब्जेक्ट बनेगा तो ही हो जाएगा। सी का थर्ड फॉर्म सीन, चाहे यस्टरडे बाई यू लिख दो चाहे बाई यू यस्टरडे लिख दो, दोनों सही हो जाएगा। फिर देखो, ये 2023 में पूछा, 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया, डिड द हंटर शूट द लायन। डिड फिर लगाया। अब देखो यहाँ पर ये क्या है आपका, लॉयन, लायन ऑब्जेक्ट है तो पहले लिख देंगे वाज, इसके बाद देखो एक वचन है द लायन, शूट का थर्ड फॉर्म होता है शॉट, फिर लिख दिया बाई और ऑब्जेक्ट। इसके बाद देखो एक क्वेश्चन और पूछा गया, डिड द पुलिसमैन कैच द थीफ। क्या सिपाही ने चोर को पकड़ा, तो देखो डिड आया तो वाज लिख दिया, इसके बाद ऑब्जेक्ट है द थीफ, उसको लिख दिया द थीफ। फिर इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, कैच का थर्ड फॉर्म काट होता है, काट लिख दिया, बाय द पुलिसमैन, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया। तो इस तरह से आप इंट्रोगेटिव में अगर आपका सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तब आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप यूज कर देंगे हेल्पिंग वर्ब का, लेकिन ध्यान रखेंगे कि पैसिव में किस हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है इसको ध्यान में रख करके ही करेंगे, नहीं तो वही अगर हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ समझिएगा, आपका जब हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस शुरू हो तो आपने पढ़ लिया, और दूसरा आपका है इंट्रोगेटिव जब आपके सेंटेंस का प्रारंभ WH वर्ड से हो। भैया मेरे कि आपकी परीक्षा में अगर कहें WH वर्ड से क्वेश्चन पूछे तो जाते हैं, लेकिन आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं हु और व्हाट वाले। यहाँ लेकिन समझ लीजिएगा, अगर कोई सेंटेंस आपका WH वर्ड से शुरू है तब आप क्या करेंगे, उसी सेंटेंस की वही WH वर्ड पहले लिख देते हैं।
WH वर्ड का यूज कर देंगे, यानी व्हाट आया है तो व्हाट लिख देंगे, व्हाई आया है तो व्हाई लिख देंगे, व्हेन आया है तो व्हेन लिख देंगे, वेयर आया है तो वेयर लिख देंगे। यानी जितने भी WH वर्ड हैं वो सबसे पहले लिख दिए जाएंगे। और इसके बाद आपको वही काम करना है कि हेल्पिंग वर्ब लगाना है। हेल्पिंग वर्ब कैसे लगाना है ये आपने सीख लिया कि पैसिव में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी वही लगाइएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, देखो हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट लिख देना है। सब्जेक्ट यहाँ पर मैंने लिख दिया सेकेंड हेल्पिंग वर्ब। सेकेंड हेल्पिंग वर्ब से मेरा तात्पर्य ये है बच्चों कि अगर हेल्पिंग वर्ब मान लीजिए जोड़े में दिया हुआ है, जैसे शैल बी, विल बी है, इज एम आर के बाद बीइंग है, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन है, तो आप पहले वाले भाग को सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं और दूसरे वाले भाग को सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं। इस बात को याद रखिएगा। यानी अगर हेल्पिंग वर्ब जोड़े में आया है, WH वर्ड है, तो आप क्या करिएगा, पहले वाले भाग को सब्जेक्ट से पहले लिखिएगा, दूसरे वाले भाग को सब्जेक्ट के बाद लिखिएगा। क्वेश्चन देखो दे दिया, वाई आर दे प्लेइंग फुटबॉल, वे फुटबॉल क्यों खेल रहे हैं। देखो वाई को वाई लिख देंगे पहले। अब चूंकि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इज एम आर के साथ ING फॉर्म दिया है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, आपको बताया मैंने कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जब पैसिव बनाएंगे तो वही हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, लेकिन इसके साथ बीइंग लगा देंगे। चूंकि यहाँ ऑब्जेक्ट आपका फुटबॉल है और फुटबॉल होता है सिंगुलर, इसलिए इसके साथ इज लगा दिया। वाई इज फुटबॉल। फिर देखो बीइंग लगाना है तो एक हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले इज, लेकिन बीइंग को सब्जेक्ट के बाद लिख देते हैं। इज बीइंग, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड, बाई और ऑब्जेक्ट। दूसरा देखो व्हेन विल आई बी हेल्प्ड, ये दिखा है व्हेन विल यू हेल्प मी। अब देखो यहाँ पर भी व्हेन से शुरू था तो व्हेन पहले लिखा। इसके बाद देखो मी, अब मी के साथ आप जानते हैं, अब चूंकि अगर आपने पढ़ा होगा टेंस तो आई और वी के साथ सेल लगता है, तो यहाँ लगाइएगा सेल, व्हेन सेल, फिर आई सब्जेक्ट हो जाएगा और इसके साथ बी लगाइएगा, हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, बाई और यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है। आई एम सॉरी कि गलत लिखा हुआ है, क्या हो जाएगा, व्हेन सेल आई बी हेल्प्ड बाई यू। फिर दिया है क्वेश्चन वेयर हैव दे ईटन फूड। अब वेयर है, वेयर को पहले लिख देंगे WH वर्ड को। इसके बाद देखो हैज दिया है, चूंकि फूड सिंगुलर है, यहाँ देखो हैज, हैव अगर आता है, हैड आता है, तो आप जानते हैं कि आप का परफेक्ट टेंस है और परफेक्ट टेंस में अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगती है, यानी कि हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, शैल हैव बीन, विल हैव बीन लगता है। तब आप क्या कर देंगे कि पहले वाला देख हेल्पिंग वर्ब यहाँ लिख देंगे फूड और उसके पहले हैज, बाद में बीन, जानते हैं आप। इसके बाद थर्ड फॉर्म बाई और ऑब्जेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों, आप कक्षा 9 से ये बात पढ़ रहे होंगे। टाइप थर्ड आपका कब, जब सेंटेंस हु से शुरू होगा। अगर आपका सेंटेंस हु से प्रारंभ होगा तब आप पैसिव बनाइएगा, तो सबसे पहले बाई हुम लिखिएगा। बाई हुम लिखने के बाद कई बच्चे गलत कर जाते हैं, सब्जेक्ट लिख देते हैं, लेकिन आपको बाई हुम के बाद लिखना क्या है, हेल्पिंग वर्ब लिख देना है। बाई हुम के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, वर्ब की इसके बाद सब्जेक्ट लिख देंगे, थर्ड फॉर्म लिखेंगे और ऑब्जेक्ट लिख देंगे। बाई और ऑब्जेक्ट को हटा देते हैं कब, जब सेंटेंस हु से शुरू रहेगा। याद रखिएगा, अगर कोई सेंटेंस हु से प्रारंभ होगा तो आप सबसे पहले बाई हुम लिखिएगा, इसके बाद उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और थर्ड फॉर्म लिख दीजिएगा, बाकी काम खत्म। जैसे हु कैन डू इट, इसे कौन कर सकता है, तो हमने कहा पहले लिख दीजिए बाई हुम। और यहाँ कैन, कुड, शैल, शुड, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में आप देखो कैन के साथ बी लगाइएगा, सबके साथ बी लग जाता है, लेकिन अभी फिर वही कहानी कि हेल्पिंग वर्ब पहले, सब्जेक्ट फिर, इसके बाद दूसरे वाले भाग को बाद में। इसको लिखिएगा, कैन बी एक साथ लिख देंगे, गलत हो जाएगा, कैन इट बी और डू का थर्ड फॉर्म डन। अगला देखो हु टीचेज यू इंग्लिश, आपको अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, तो पहले बाई हुम,
बाय हुम लिख दिया। फिर देखो यहाँ पर यू और इंग्लिश दोनों ऑब्जेक्ट है। बाय हुम मैंने यू को अगर सब्जेक्ट बनाया तो आर पहले लिख दिया, आर टाट इंग्लिश। लेकिन इसी को हम दूसरे वे में लिख सकते थे, चाहे लिख देते बाय हुम, बाय हुम। अब अगर इंग्लिश को हम सब्जेक्ट बनाते तो इंग्लिश एक वचन है तो आर नहीं इज लग जाता, इज इंग्लिश, बाय हुम इज इंग्लिश। फिर इसके बाद टीच का थर्ड फॉर्म टाट लिखा है, टाट। इसके बाद क्या लिख देंगे, बाय हुम इज इंग्लिश टाट, और दूसरा जो बचा हुआ ऑब्जेक्ट है उसको लिख देंगे यू, बाय हुम इज इंग्लिश टाट यू। ये कर ले जाएंगे। अगर हु से शुरू है तो आप सबसे पहले क्या लिख देंगे, बाय हुम लिख देंगे। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद आप क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म का यूज़ कर देंगे और ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे। बस आगे देखेंगे। अगर आपका सेंटेंस इम्पेरेटिव होगा, देखिए क्या क्या आपने सीखा, असर्टिव सीख लिया आपने। असर्टिव में आपका सब्जेक्ट से शुरू रहेगा सेंटेंस, तब आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। पैसिव की हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, बाई और ऑब्जेक्ट लिख देंगे। जबकि आपका इंट्रोगेटिव में आपने 3 तरह की बातें पढ़ ली। इंट्रोगेटिव में अगर सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होगी तब आपको क्या करना है, ये आपने सीख लिया। अगर आपके सेंटेंस की शुरुआत WH वर्ड से होगी तब आपको क्या करना है, ये आपने जान लिया। और सेंटेंस की शुरुआत अगर हु से होगी तब आपको क्या करना है, ये आपने सीख लिया। इफ़ यू लर्न ऑल दीज थिंग्स इन असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो आपका अगला सेंटेंस जो आता है इम्परेटिव। और इम्परेटिव सेंटेंस जो होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ समझ लीजिएगा। और उसका पहला जो रूल आपका आता है, पहला जो टाइप आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। समझ लीजिएगा कि क्या, जब सेंटेंस शुरू होगा मेन वर्ब से। इंपरेटिव सेंटेंस आपने देखा होगा कि सेंटेंस मेन वर्ब से शुरू होते हैं। मेन वर्ब से अगर सेंटेंस शुरू रहेगा तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले आप लिखना लेट। अगर कोई इंपरेटिव सेंटेंस मेन वर्ब से शुरू है तो उसमें 2 चीज़ें जरूर रहेंगी, एक तो आपका ऑब्जेक्ट रहना चाहिए और दूसरा आपका क्या, मेन वर्ब होना चाहिए। मेन वर्ब जरूर रहेगा क्योंकि मेन वर्ब से ही शुरू है। जैसे यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले लेट लिख देंगे और उस ऑब्जेक्ट को ले आएंगे, सब्जेक्ट बना देंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, फिर बी लिख देंगे और थर्ड फॉर्म। क्या क्या करना है, पहले लेट लिखना, फिर इसके बाद पैसिव सब्जेक्ट यानी जो ऑब्जेक्ट है एक्टिव में बन जाता है पैसिव में सब्जेक्ट। पहले लेट लिखेंगे, फिर पैसिव सब्जेक्ट लिख देंगे और बी लिख करके वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर देंगे, आप सेंटेंस सही हो जाएगा। क्वेश्चन 2022 में स्विच ऑफ द फैन, पंखा बंद करो। देखो भैया, पहले स्विच ऑफ हो गया वर्ब, ऑब्जेक्ट हो गया फैन, तो लिख दिया आपका पहले लेट, फिर ऑब्जेक्ट को ले आया, सब्जेक्ट के स्थान पर फैन हो गया, लेट द फैन बी, और स्विच का थर्ड फॉर्म स्विच्ड ऑफ हो जाएगा, स्विच ऑफ का थर्ड फॉर्म स्विच्ड ऑफ। ऐसे ही आपका क्वेश्चन 2024 और 18 दोनों में पूछा गया, समान द फायर ब्रिगेड, फायर ब्रिगेड को बुलाइए। हाँ, तो देखो पहले लेट लिख दिया हमने, ऑब्जेक्ट था फायर ब्रिगेड, द फायर ब्रिगेड लिख दिया। इसके बाद देखो अब लेट द फायर ब्रिगेड इज नहीं, इसके इज टू ये सब नहीं, लेट द फायर ब्रिगेड बी लिखा और वर्ब की थर्ड फॉर्म समांड लिख दिया, सही हो जाएगा। लेट द फायर ब्रिगेड बी समांड 2018 और 2024 दोनों में पूछा गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कंप्लीट दिस वर्क एट वंस। अब देखो, एक तो आपका वर्ब हो गया कंप्लीट और दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया दिस वर्क। एट वंस आपका ETC है, बाद में उतार देंगे, तो पहले लिख देंगे लेट, ऑब्जेक्ट आपका दिस वर्क, तो दिस वर्क हो जाएगा लेट दिस वर्क, फिर बी लिख करके थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड हो गया, लेकिन ETC दिया है एट वंस जोड़ देंगे बाद में। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन क्या है, डू इट एट वंस, भैया ये भी पूछा गया था, डू इट एट वंस, तो पहले लेट, इट आपका ऑब्जेक्ट है तो इट बन जाएगा सब्जेक्ट, लेट इट बी लिख देंगे और थर्ड फॉर्म डू का डन, एट वंस फिर से लिख लेंगे। नेक्स्ट है टेल हिम, यहीं पर देखो हो जाएगा, टेल हिम
टू लीव द रूम एट वंस, ये तो ETC हो जाएगा। देखो टेल हिम है तो लेट, फिर हिम का सब्जेक्टिव केस ही, लेट ही, फिर बी लिख देंगे और टेल का थर्ड फॉर्म टोल्ड। यही तक आपको बनाना था, बाकी आपको जोड़ लेना है। लेट ही बी टोल्ड क्या, टू लीव द रूम एट वंस। और 2018 में ये पूछा गया है, 2018 में ही एक क्वेश्चन पूछा गया कि कीप क्लीन योर सराउंडिंग, अपने चारों तरफ साफ सफाई रखो भैया मेरे। तो देखो आप पहले लेट, इसके बाद देखो क्लीन के बाद आपका ऑब्जेक्ट है सराउंडिंग, लेट पैसिव सब्जेक्ट बना देंगे योर सराउंडिंग, फिर बी लिख देंगे और कीप का थर्ड फॉर्म केप्ट होता है क्लीन, लेट योर सराउंडिंग बी केप्ट क्लीन, मैंने अपने चारों तरफ साफ सफाई रखिए। अगला क्वेश्चन था ओबे योर टीचर्स, ओबे मतलब पालन करिए योर टीचर्स, अपने अध्यापकों का, तो पहले आप हो जाएगा लेट। इसके अगला सेंटेंस आपका क्या है, ओबे योर टीचर्स। तो आप चूंकि यहाँ पर देखिए मेन वर्ब से सेंटेंस शुरू है ओबे, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले लेट लिख देंगे, लेट लिख दिया। इसके बाद ऑब्जेक्ट है योर टीचर्स, तो योर टीचर्स लिख दिया, फिर बी लिख करके और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ओबे का थर्ड फॉर्म ओबेड होता है। तो मेरे ख्याल से अगर आप इतने क्वेश्चन को हल कर ले जाएंगे, देखिए ये आपका क्वेश्चन था कि ओबे योर टीचर्स, तो आपने सबसे पहले यूज़ करना था लेट का, लेट लगा दिया और उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट है योर टीचर्स लिख दिया, बी लिख करके और थर्ड फॉर्म लिख दिया। इस तरह से मेरे ख्याल से अगर आप इम्परेटिव सेंटेंस देखेंगे तो इम्परेटिव सेंटेंस जिसमें सेंटेंस की शुरुआत मेन वर्ब से होगी तो आप आसानी से कर पाएंगे। मेन वर्ब से अगर आपके सेंटेंस की शुरुआत है तो सबसे पहले आपको लेट लिखना है, लेट लिखने के बाद वर्ब आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दीजिए, सब्जेक्ट लिखने के बाद बी लिख दीजिए और बी लिखने के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दीजिए। आपको बाई और ऑब्जेक्ट भी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। आइए आपको दिखाते हैं, अगर आपका कोई सेंटेंस प्लीज या काइंडली से पूछा गया, अगर कोई सेंटेंस आपका इम्पेरेटिव में प्लीज या काइंडली से शुरू होगा तब आप क्या करिएगा। हालांकि आपके इंटरमीडिएट में बड़े कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हाई स्कूल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड कि अगर आपका कोई सेंटेंस प्लीज या काइंडली से शुरू होगा तब आप क्या करिएगा, इस प्लीज या काइंडली को हटा दीजिएगा। प्लीज या काइंडली को हटाइएगा, सेंटेंस को शुरू करिएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू से, यहाँ भी यू आर रिक्वेस्टेड टू से, और प्लीज काइंडली को हटा करके बाकी का बचा हुआ सेंटेंस उतार लेना है। जैसे प्लीज हेल्प मी तो हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, काइंडली टीच अस इंग्लिश तो हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू टीच अस इंग्लिश। तो भैया मेरे अगर इम्परेटिव आप समझ जाएंगे, इम्परेटिव में आपसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं, देखिएगा कि बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए गए इम्परेटिव में जब आपके सेंटेंस की शुरुआत हुई मेन वर्ब से, लेकिन प्लीज़ काइंडली वाला कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, डोंट वाला कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, इसलिए उसके बारे में हमने ज़्यादा चर्चा नहीं करी है। यहाँ देखिएगा आगे अगला हेडिंग मैंने आपका बनाया हुआ है, क्या अगला हेडिंग अगर आप देखेंगे तो ये आप पाएंगे कि स्पेशल रूल ऑफ पैसिव वॉइस से रिलेटेड आपके जो स्पेशल रूल पूछे जाते हैं वो मैंने आपको बताया हुआ है। स्पेशल रूल में जो पहला टाइप आपका पूछा जाता है कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, अभी मैंने आपको बता दिया मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं, शैल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट या आट टू, मस्ट भी आता है, शैल, शुड, वुड, मस्ट, आट टू, कैन, कुड, मे, माइट, ये सब आपके मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैं। और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब अगर आपका कोई आया हुआ है तब आप क्या करेंगे, जब पैसिव बनाएंगे तो इसके बाद बी लगा देंगे। देखो भैया सब्जेक्ट लिखेंगे यानी पैसिव सब्जेक्ट, इसके बाद वही मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब लिख देंगे, फिर बी लिख करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, बाई और ऑब्जेक्ट लगा देंगे। जैसे देखो कह दिया गया यू कैन सॉल्व इट,
आप इसको हल कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट है इट, पहले लिख दिया, इसके बाद हमने वही मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कैन के साथ बी लगा दिया, इट कैन बी, सॉल्व का थर्ड फॉर्म सॉल्व्ड। फिर इसके बाद देखो यहाँ बाई लगा देंगे और यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है, बाई यू, इट कैन बी सॉल्व्ड बाई यू। अब यहाँ मेरे बच्चों एक बात ध्यान से सुन लीजिए, अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत वन से हो, एक नियम आपका बड़ा इंपॉर्टेंट आता है। यहाँ एक बात समझ लीजिएगा कि अगर यहाँ लिख दे रहे हैं आपको, यदि पीपुल, आगे लिखा भी होगा, यदि पीपुल हो, समवन हो, पीपुल हो, समवन हो या वन हो, तो बाई प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करना है, यानी बाई और ऑब्जेक्ट को हटा देना है। कब? जब आपका पीपुल हो, समवन हो या वन हो। जैसे यहाँ पर दिया है वन कैन नॉट गेदर ग्रैप्स फ्रॉम थिस्टल्स, यहाँ था, यहाँ आपको बता रहे हैं THISTLES, थिस्टल्स। कोई व्यक्ति झाड़ियों से सेब नहीं तोड़ सकता है, वो ग्रैप्स नहीं तोड़ सकता, अंगूर नहीं तोड़ सकता है। तो देखो ऑब्जेक्ट आपका क्या है, ग्रैप्स, आप सब्जेक्ट बना दीजिए ग्रैप्स। अब देखो कैन नॉट था, कैन नॉट आपका था तो मैंने कैन नॉट पहले लिख दिया, फिर बी लग देगा, कैन नॉट बी, ग्रैप्स कैन नॉट बी। गेदर का थर्ड फॉर्म गेदर्ड, ऑब्जेक्ट को उतार लिया। हाँ, बाई और वन नहीं लिखते हैं, चूंकि पीपुल, समवन या वन होता है तो बाई और ऑब्जेक्ट को हटा देना है आपको। ऐसे आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन था वी आर टू शो रिस्पेक्ट टू आवर एल्डर्स। अब देखो ऑब्जेक्ट आपका है आवर एल्डर्स, सब्जेक्ट बना लेंगे आवर एल्डर्स, आर टू के साथ बी लगा देना है, चूंकि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है आर टू बी। अब इसके बाद रिस्पेक्टेड, अब यहाँ पर हम जोड़ सकते थे बाई अस, चाहे लिखें या ना लिखें। हाँ, आवर एल्डर्स आर टू बी रिस्पेक्टेड बाई अस, हमारे मतलब बड़ों का हमारे द्वारा स्वागत किया जाना चाहिए। ये आपका स्पेशल रूल का पहला टाइप मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। दूसरा देखेंगे, अगर किसी सेंटेंस का प्रारंभ, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, इसको बहुत सारे लोग गलत कर जाते हैं। अगर किसी सेंटेंस का प्रारंभ इट इज टाइम टू से हो, देखो 20 में पूछा गया 2 बार, 17, 16 में पूछा गया। अगर किसी सेंटेंस का प्रारंभ इट इज टाइम टू से होगा तो जहां इट इज टाइम टू है वहां इट इज टाइम फॉर लिख दीजिएगा। समझ लीजिए, जहां पर इट इज टाइम टू है वहां इट इज टाइम फॉर लिखिएगा, पैसिव सब्जेक्ट लिख दीजिएगा, इसके बाद टू बी लिख करके थर्ड फॉर्म लिख दीजिएगा। इट इज टाइम टू पहले लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, पैसिव सब्जेक्ट लिख देंगे, टू बी लिखेंगे, फिर थर्ड फॉर्म। देखिए दिया गया इट इज टाइम टू क्लोज द शॉप, तो क्या लिख देंगे, इट इज टाइम फॉर लिख देंगे पहले, पैसिव सब्जेक्ट द शॉप है, द शॉप लिख दिया, फिर इसके बाद टू बी लिखेंगे, टू बी, और क्लोज का थर्ड फॉर्म क्लोज्ड। दूसरा देखेंगे इट इज टाइम टू रिमेन कैरियर कॉन्शियस, मतलब कैरियर में सचेत रहने का समय है, इट इज टाइम फॉर लिख देंगे, फिर इसके बाद कैरियर आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, कॉन्शियस, टू बी, रिमेन का थर्ड फॉर्म रिमेन्ड। इसके बाद अगला क्वेश्चन है इट इज टाइम टू लर्न आवर लेसन 2017 में, पहले लिख देंगे इट इज टाइम फॉर, इट इज टाइम फॉर, फिर ऑब्जेक्ट है आवर लेसन लिख दिया, टू बी लिख दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगला देखो है इट इज टाइम टू लुक इनटू द मैटर, तो हो जाएगा इट इज टाइम फॉर, ऑब्जेक्ट है द मैटर, फिर टू बी लिख करके थर्ड फॉर्म लुक्ड इनटू हो जाएगा। यहाँ देखिए मतलब भैया आपका बहुत इंपॉर्टेंट है इट इज टाइम टू,
4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, देखिएगा ध्यान से, कर पाएंगे आप। इसके बाद देखो, जब मेन वर्ब के स्थान पर आपका कहीं पर सेटिस्फाइड आया हो, एस्टोनिश्ड आया हो, डिसअपॉइंटेड आया हो, वेक्स्ड आया हो या शॉक्ड आया हो, याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर कहीं पर आपका वर्ब के स्थान पर सेटिस्फाइड आ जाए, एस्टोनिश्ड आ जाए, डिसअपॉइंटेड आ जाए, वेक्स्ड आ जाए या शॉक्ड आ जाए, तो आप बाई ना लगाइएगा, बाई की जगह पर एट लगाइएगा। बाई की जगह पर एट लगाएंगे, बाकी नियम सेम रहेगा। 2024 में क्वेश्चन पूछा, योर फेलियर हैज शॉक्ड हर, योर फेलियर हैज शॉक्ड हर। अब देखो, हैज आपका है, हैज के साथ थर्ड फॉर्म दिया है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और प्रेजेंट परफेक्ट की आप पैसिव बनाते हो तो हैज बीन, हैव बीन लगा देते हैं। आपको पता है ऑब्जेक्ट है हर, बनेगा सब्जेक्ट तो सी हो जाएगा, सी, और सी के साथ हैज बीन लगता है, हैज बीन लगा देंगे। शॉक्ड आपका थर्ड फॉर्म है रहेगा। फिर इसके बाद देखो, बाई की जगह पर एट लिख देंगे, एट योर फेलियर, मी नहीं रहेगा, एट योर फेलियर। आगे दिया है, हर बिहेवियर वैक्सेस मी। भैया देखो, यहाँ शॉक्ड का हो गया, वैक्सेस, वैक्स्ड का, वैक्सेस ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, चूंकि SCIS फॉर्म है, तो यहाँ देखो मी है, मी का सब्जेक्टिव केस आई हो जाएगा, आई। इसके बाद आई के साथ एम लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, आई एम, और वैक्सेस का थर्ड फॉर्म वैक्स्ड, समटाइम ETC है क्या, एट हर बिहेवियर, बाई नहीं, एट हर बिहेवियर, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना लेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, दिया है योर बिहेवियर हैज ग्रेटली एस्टोनिश्ड मी। भैया यहाँ देखिएगा, योर बिहेवियर हैज ग्रेटली एस्टोनिश्ड दिया, यहाँ देखिएगा, पढ़ लीजिएगा, सेटिस्फाइड, एस्टोनिश्ड, डिसअपॉइंटेड, वेक्स्ड और शॉक्ड। क्या लगाना है, बाई की जगह पर एट लगाना है। यहाँ देखिएगा, अब ये दिया था मी आपका ऑब्जेक्ट है, बनेगा सब्जेक्ट आई हो जाएगा। चूंकि हैज है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आप जानते हैं आई के साथ प्रेजेंट परफेक्ट में हैव का यूज होता है, तो यहाँ हो जाएगा हैव बीन, आई हैव बीन। देखो, चाहे ये ग्रेटली लिख देंगे, ग्रेटली, और एस्टोनिश्ड आपका थर्ड फॉर्म है, फिर एट योर बिहेवियर, अभी लिखा था आपने ऊपर, एट योर बिहेवियर, बाई नहीं। फिर दिया है हिज डेथ शॉक्ड मी, 2023 में पूछा गया, हिज डेथ शॉक्ड मी, फिर से वही है क्वेश्चन, आई, शॉक्ड सेकेंड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, आई के साथ वाज लग जाएगा, आई वाज, और शॉक्ड आपका थर्ड फॉर्म भी है, शॉक्ड, फिर लगा देंगे एट हिज डेथ। भैया क्या करेंगे आप, जब आपका सेटिस्फाइड, एस्टोनिश्ड, डिसअपॉइंटेड, वैक्स्ड या शॉक्ड होगा तो बाई की जगह पे आप क्या लगा देंगे, एट लगा देंगे। इस तरह से आप कर पाएंगे। देखो, ये क्वेश्चन 2019 में और पूछा गया, हर बिहेवियर एस्टोनिश्ड मी, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये नियम याद रखिएगा। बाई के स्थान पर एट, क्या करेंगे, हर बिहेवियर एस्टोनिश्ड मी है सब्जेक्टिव केस आई, अब एस्टोनिश्ड सेकेंड फॉर्म है तो आई के साथ वाज, आई वाज थर्ड फॉर्म लगा देंगे एस्टोनिश्ड, और बाई की जगह पर एट लगाएंगे, हर बिहेवियर। कर पाएंगे मेरे ख्याल से। यहाँ देखिए, ये आप क्वेश्चन अगर आप इम्पॉर्टेंट जो आपके इसमें पैसिव में आपके जो विशेष नियम हैं, इनको अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को ध्यान में रख लेना है। इसके अलावा आपको ये नियम याद रखना, इट इज टाइम टू, ये वाला याद रखना है। इसके अलावा सेटिस्फाइड, एस्टोनिश्ड, डिसअपॉइंटेड, वैक्स्ड या शॉक्ड आता है तो बाई के स्थान पर एट लगेगा, ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा आप याद रखिएगा, ये वाला नियम मैंने अभी आपको बता दिया कि अगर पीपुल हो, समवन हो या वन हो,
अगर पीपुल हो, समवन हो या वन हो तो बाई और ऑब्जेक्ट का यूज मत करिएगा। यहाँ देखो ये वाला क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था, मैंने बता दिया है। वन कैन नॉट गैदर ग्रेप्स फ्रॉम थिस्टल्स, तो यहाँ ग्रेप्स हो जाएगा। कैन नॉट बी गैदर्ड का थर्ड फॉर्म गैदर्ड फ्रॉम थिस्टल्स बाई वन नहीं लिखेंगे, ये मैंने बता दिया है। अगला देखो है पीपुल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, लोग पूरी दुनिया में अंग्रेजी बोलते हैं। तो मेरे भैया आप देखो ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये नहीं, इंग्लिश आपका है, आपका ऑब्जेक्ट है, बन जाएगा सब्जेक्ट इंग्लिश। चूंकि स्पीक आपका फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज लग जाएगा, इंग्लिश इज। स्पीक का थर्ड फॉर्म स्पोकन और ईटीसी दिया था ऑल ओवर द वर्ल्ड, बाय द पीपुल नहीं लिखेंगे। फिर समवन हैज स्टोलन माई बुक, तो यहाँ ऑब्जेक्ट है माई बुक, माई बुक पहले लिख देंगे। माई बुक हैज बीन, चूंकि प्रेजेंट परफेक्ट था, प्रेजेंट परफेक्ट की पैसिव में आप जानते हैं कि हैज बीन हैव बीन लगता है, तो हैज बीन हो जाएगा। स्टोल का थर्ड फॉर्म स्टोलन दिया है, बाई प्लस ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे। अंतिम आप क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ दूसरा पांचवा इंपॉर्टेंट आपका स्पेशल रूल क्या है, ये कह रहा है भैया कि अगर आपके सेंटेंस में कहीं पर एग्री आ जाए, एंग्री आ जाए, प्लीज्ड आ जाए, सेटिस्फाइड आ जाए, एग्री, एंग्री, प्लीज्ड और सेटिस्फाइड आएगा, तो यहाँ देखिएगा बाई की जगह पर क्या लगाइएगा, विद लगाइएगा। हालांकि क्वेश्चन आपसे पूछे नहीं गए हैं, आप ध्यान दीजिएगा, जैसे आएगा तो कर लीजिएगा। हिज बिहेवियर प्लीज्ड एवरीबडी, उसके व्यवहार ने हर व्यक्ति को प्रसन्न कर दिया, तो यहाँ देखो ऑब्जेक्ट है एवरीबडी। एवरीबडी चूंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है तो एवरीबडी के साथ वाज, थर्ड फॉर्म दिया है प्लीज्ड, लेकिन बाई की जगह पर यहाँ आपको लगाना है विद। कब लगाना है, जब एग्री आए, एंग्री आए, प्लीज्ड आए या सेटिस्फाइड आए, ये चारों आएंगे तो विद लगा दीजिएगा। यहाँ देखो एवरीबडी वाज प्लीज्ड विद हिज बिहेवियर, और अगला क्वेश्चन दिया था योर वर्क सेटिस्फाइड मी, फिर से सेटिस्फाइड आया तो आई हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म है वाज हो जाएगा, सेटिस्फाइड थर्ड फॉर्म भी है विद योर वर्क। यहाँ एक क्वेश्चन समझ लीजिएगा, ये हाई स्कूल में बहुत आपसे पूछा गया होगा और बहुत पूछा भी जाता है। ये कौन सा, अगर कहीं पर नो दिया हो, कनऊ, KNOW वाला नो, भैया अगर ये दिया हो, देखिए यदि नो या ओबेलाइज आया हो तो बाई की जगह पर टू लगा देते हैं, इसको याद रखिएगा। क्या करना है आपको, जैसे दिया गया आई नो हिम वेरी वेल, बहुत पूछा जाता है स्कूल में, आई नो हिम वेरी वेल, तो देखो हिम आपका सब्जेक्ट बन जाएगा, ही हो जाएगा। नो आपका फर्स्ट फॉर्म है, हेल्पिंग वर्ब इज हो जाएगा, ही इज। नो का थर्ड फॉर्म नोन, वेरी वेल ETC था, बाई की जगह पर टू लिखेंगे, मी लिख देंगे। तो मेरे भैया अगर आप इतने नियमों का ख्याल रखेंगे, कितने नियमों का, आइए एक बार फिर से यहाँ से शुरू से देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें आपको मैंने पैसिव में पढ़ा दी हैं। पैसिव में आपको असर्टिव सेंटेंस से रिलेटेड आपको मैंने सामान्य नियम बता दिए। सामान्य नियम में आपको क्या करना, हमेशा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, हमेशा आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है और बाई के बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। किसमें, असर्टिव में आपने देख लिया। और ये मैंने बता दिया आपको टेंस में परिवर्तन करते समय, इसके जब आप पैसिव में बनाइएगा तो टेंस में बदलाव करते समय आपको ध्यान क्या क्या रखना है, जितने भी इंडिफिनिट होंगे, जितने भी परफेक्ट होंगे, यानी कि आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट, फ्यूचर इंडिफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, इन सब में आप अगले टेंस की यानी इंडिफिनिट में कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और परफेक्ट में परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। लेकिन अगर आपका कोई कॉन्टिन्यूअस है तो सेम हेल्पिंग वर्ब के साथ आप बीइंग लगा दीजिएगा, तो आप पैसिव बना पाएंगे। इसके अलावा आपको इतने सारे एग्जाम्पल बता दिए मैंने असर्टिव से रिलेटेड 2024 से 14 तक। इंट्रोगेटिव अगर आप इंटरमीडिएट पढ़ रहे हैं तो इंट्रोगेटिव में सबसे ज़्यादा आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपका सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तब आप क्या करेंगे, और इसके अलावा आप हु को तैयार कर लीजिएगा। अगर आपका सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब और हु से प्रारंभ है तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को तैयार करिएगा।
इम्परेटिव में आप ध्यान रखिएगा, इम्परेटिव सेंटेंस जब पढ़िएगा तो इम्परेटिव में आप केवल याद रख लीजिएगा कि अगर आपका सेंटेंस मेन वर्ब से शुरू होता है तो लेट लगाइएगा, लेट के बाद पैसिव सब्जेक्ट लिखिएगा, बी लिखिएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दीजिएगा, आपका आंसर सही हो जाएगा। लेकिन अगर प्लीज या काइंडली से शुरू होगा तो उसको हटाइएगा, उसकी जगह पर यू आर रिक्वेस्टेड टू लिख करके सेंटेंस को उतार लीजिएगा। अगर आप बात करें आपके स्पेशल रूल की, तो स्पेशल रूल में आपको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ना है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में आपको क्या करना है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद बी लगा देना है, आपका आंसर सही हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके बात करें कि अगर आपके सेंटेंस इट इज टाइम टू से शुरू होंगे तो इट इज टाइम टू से अगर कोई सेंटेंस शुरू है तो आप करिएगा इट इज टाइम फॉर, इसके बाद क्या लिख देंगे, इट इज टाइम फॉर के बाद पैसिव सब्जेक्ट लिख देंगे, इसके बाद टू भी लिख करके थर्ड फॉर्म लिख देते हैं। और यहाँ याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट कि अगर सेटिस्फाइड आए, एस्टोनिश्ड आए, डिसअपॉइंटेड आए, वैक्स्ड आए या शॉक्ड आए तो बाई मत लिखिएगा, बाई की जगह पर एट लिखिएगा। और आगे बढ़िएगा तो आपको मैंने बता दिया कि अगर आपका सब्जेक्ट पीपुल हो, समवन हो या वन हो तो बाई और ऑब्जेक्ट को मत लिखिएगा, यानी कि सब्जेक्ट को हटा देते हैं वहाँ से, यानी कि बाई प्लस ऑब्जेक्ट नहीं लिखते हैं, तो ये हो जाएगा। और अगर एग्री, एंग्री, प्लीज या सेटिस्फाइड आएगा तो भैया जहाँ बाई लगाते हैं वहाँ बाई की जगह पर क्या लगा देंगे, विद लगा देंगे। और अगर नो आता है और ओबेलाइज आता है तो बाई के स्थान पर हम लगा देंगे टू का। और अगर आप इतने नियम आसानी से पढ़ ले जाएंगे, एक बार सीख ले जाएंगे तो आपको पैसिव करने में कोई दिक्कत नहीं आएगा इंटरमीडिएट का। और आपके ट्रांसफॉर्मेशन का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा वो आप आसानी से कर पाएंगे। अगर इतना समझ में आया है तो भैया चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचाइएगा। आज के लिए